दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है क्योंकि YouTube फिलहाल AI जैसी स्टोरी रीडिंग वाले कंटेंट को अनुमति नहीं देता। फिर भी मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूं जब भी मुझे समय मिलता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी सुनना पसंद करते हैं। अगर कभी थोड़ा देर हो जाए तो कृपया समझें। आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। अध्याय 2400 धरती पर वापसी 1। ड्रीमर चांद की कक्षा के बिल्कुल नीचे मंडरा रहा था। जहाज के बाहर सफेद रोशनी बह रही थी जो उस अंधेरी खामोश जगह को चमका रही थी। कैबिन के अंदर माहौल हल्का सा तन हुआ था। लड़ाई में तो सब मिलकर जान दे सकते हैं, लेकिन लूट बांटने की बारी आए तो कोई भी पीछे नहीं हटता। रेडिएंट मून एम्पायर से लौटते हुए झांगी ढेर सारे संसाधन लेकर आया था। उसकी जेब डायमेंशन के एक कोने में पहाड़ जैसा माल जमा था। हर चीज से हल्की चमक निकल रही थी। सलादीन, किंग आर्थर और बाकी सबके चेहरे पर जोश साफ झलक रहा था। मिशन पूरा हो चुका था। अब सबका ध्यान बस बांटने पर था। मॉर्गन ने आधी बंद आंखों से सिगार के पीछे मुस्कुराते हुए कहा, भाई कैओस, इस बार तो तुमने सच में खजाना पलट दिया। झांग ये दीवार से टिककर मुस्कुराया। सीधे बोलो, क्या कहना है? मॉर्गन ने कंधे उचका दिए। बस ये कहना था कि हम सब साथी हैं। तुमने लीड की, ठीक है, लेकिन हम सबने भी जान लगाई है। थोड़ा हिस्सा तो बनता ही है। और वैसे भी चांद की दोनों साम्राज्यों के पास इतना माल है कि तुम सिर्फ 2-3% भी दे दो तो भी हम सबकी दावत हो जाएगी। सलादीन आगे आया। उसकी काली आर्मर पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। मैं मॉर्गन की बात से सहमत हूं। डार्क सन फॉरेस्ट में हमने कई भाइयों को खोया है। किंग आर्थर ने भी सिर हिलाया। कैओस, बंटवारा सही होना चाहिए। कैबिन की हवा थोड़ी भारी हो गई थी। सबकी नजरें झांग यी पर थी। कुछ पल चुप रहने के बाद झांग यी बोला, मैं बिल्कुल नहीं भूला कि किसका क्या हक है, लेकिन ये सारे संसाधन अभी नहीं छू सकते। मॉर्गन ने भौं उठाई। अभी क्यों नहीं? इन्हें संभाल कर रखने का क्या मतलब? झांग यी शांत आवाज में बोला, 2 दिन बाद बांटेंगे। सलादीन ने भौं सिकोड़ ली। क्यों? क्योंकि अभी सब लोग वापस नहीं आए। झांग यी मुड़ा। उसकी परछाई लंबी खिंच गई। फ्रेमोंट और भारतवासी अभी तक नहीं दिखे। हो सकता है वो डार्क सन फॉरेस्ट में मरे ना हो। 2 दिन इंतजार कर लेते हैं। अगर 2 दिन में नहीं लौटे तो समझो नहीं बचे, और उनका हिस्सा मैं उनके देश को दे दूंगा। कुछ सेकंड के लिए पूरा कैबिन सन्न हो गया। मॉर्गन ने धीरे से धुआं छोड़ा। तुम मोराना और इंदिरा की बात कर रहे हो? वो दोनों भी आसान लोग नहीं हैं। खासतौर पर मोराना। आखिरी बार जब स्ट्रेट ऑफ बेरिंग में मिली थी, उसने अकेले 3 बेड़े जमा कर दिए थे। अगर वो आ गई तो चांद पर बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। झांग यी ने बस शांत नजर से कहा, देखते हैं। डार्क सन फॉरेस्ट के ज्यादातर खतरे हम खत्म कर चुके हैं। अगर वो जिंदा है तो वापस आएंगे। मैं सिग्नल फ्लेयर छोड़ दूंगा, उन्हें रास्ता मिल जाएगा। सब चुप हो गए। इतने बड़े संयुक्त अभियान में किसी के मरने पर भी उसका हिस्सा देना ही पड़ता है। ये मूल नियम है। ठीक है, 2 दिन रुक लेते हैं। मॉर्गन ने सिर हिलाया। बाकी भी मान गए। तभी कोने से एक आवाज आई, कैओस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सबने मुड़कर देखा। वो गांव चांगकोंग था। झांग यी ने हल्का सा भौं उठाया। बोलो। गांव चांगकोंग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं सबसे पहले धरती वापस जाना चाहता हूं। सब चौंक गए। अभी अभी लौटे हो और इतनी जल्दी जा रहे हो? सलादीन ने पूछा। गांव चांगकोंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ खास वजह है। खैर कैओस, मेरा हिस्सा दे दो, और एक छोटा सा जहाज भी। कितना देना है वो तुम पर छोड़ता हूं। उसे पता था कि झांग यी क्या चाहे वही होगा। अगर झांग यी मन कर ले तो किसी को कुछ भी न दे, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता।
झांग यी ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, जाना चाहते हो तो रोकूंगा नहीं। जहाज भी मिल जाएगा, उसका खर्च तुम्हारे हिस्से से काट लूंगा। कुछ देर में एक छोटा स्पेसशिप चांद से उड़ान भरता हुआ धरती की ओर रवाना हो गया। पोर्टहोल से बाहर ताकते हुए गाओ चांगकोंग, गुमैन और बातू की आंखों में अजीब सी भावनाएं तैर रही थी। बातू ने भारी गन पकड़े हुए चिल्लाकर हाथ हिलाया, कैओस, हम निकल रहे हैं, धरती पर मिलते हैं। स्पेसशिप एक चमकती नन्ही रोशनी बनकर सितारों में खो गया। इसके बाद झांग यी ने ड्रीमर को डार्क सन फॉरेस्ट के किनारे ले जाया। सामने उफनती हुई राख जैसी धुंध, हवा में गूंजती गर्जना, मानो कोई सोया हुआ दैत्य सांस ले रहा हो। झांग यी डेक पर खड़ा था और एक के बाद एक सिल्वर सिग्नल फ्लेयर छोड़े जा रहे थे। तेज रोशनी आकाश चीरकर ऊपर उठती गई और धीरे धीरे सितारों के बीच हम जिंदा हैं, यहां आओ जैसा संकेत बनने लगा। चैप्टर 2438 रिटर्न टू अर्थ 2। एक सिग्नल फ्लेयर आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठा। उसकी लाल रोशनी जलते हुए तीर की तरह धुंधले धुएं को भेदती हुई डार्क सन फॉरेस्ट के वीरान जंगल को रोशन कर रही थी। झंगी चुपचाप सोफे पर लेटा था, आंखें हल्की सी मीची हुई और उसकी नजर दूर काले धुएं में लिपटे डार्क सन फॉरेस्ट पर टिकी हुई थी। सिग्नल भेज दिया गया था, अब जवाब का इंतजार करना था। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इंद्र और मोरना अभी भी जिंदा है या नहीं। आखिरकार नॉर्दर्न यूरोप का पूरा एसगार्डियन कोर्ट लगभग मिट ही गया था। अब सिर्फ हेला, गॉडेस ऑफ डेथ, बची थी, पर उसकी हैसियत ऐसी नहीं कि वो झंगी या किंग आर्थर जैसे दिग्गजों से बात कर सके। इस वक्त तो उसे झंगी और बाकियों की जरूरत थी ताकि वे सब अर्थ लौट सके। सिग्नल भेजने के बाद झंगी ने आराम से स्नैक्स खाए और ड्रीमर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। लड़ाई खत्म होने के बाद उसके शरीर का सारा तनाव जैसे उतर गया था और वो धीरे धीरे ब्लैक मून प्रीस्ट द्वारा दी गई मेडिटेशन टेक्निक को समझने लगा। ध्यान से देखने पर उसे लगा कि यह तकनीक वैंग यांगमिंग की दी फिलॉसफी ऑफ माइंड से काफी मिलती जुलती है। लगता है मेंटल पावर का अध्ययन चाहे किसी भी राह से हो, आखिर में जाकर एक ही सच तक पहुंचता है। सिग्नल भेजे अभी आधा दिन भी नहीं हुआ था कि हवा में हल्की सी लहर उठी, जैसे वातावरण एक क्षण को रुक गया हो। झंग यी ने पलटकर देखा। दूर आसमान में हल्की हल्की तरंगे उठ रही थी, मानो कोई चीज पास आ रही हो। कुछ देर बाद एक आकृति झंग यी की नजर की सीमा पर दिखाई दी। वो व्यक्ति डार्क सन फॉरेस्ट के किनारे से अकेला निकलकर चुपचाप कदम दर कदम चलता हुआ सामने आ रहा था। उसने फटी पुरानी ब्राह्मण रोब पहन रखी थी, हाथ जोड़े हुए, चेहरे पर शांत मुस्कान। उसके कदमों के साथ रोब का किनारा हल्के से उड़ रहा था और उसके शरीर से एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी। वो इंद्र था। ये आदमी वाकई इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, झंग यी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। इंद्र बहुत धीरे चल रहा था, हर एक कदम जैसे किसी गहरी कॉस्मिक ट्रूथ को समझ रहा हो। झंग यी उसे ध्यान से देखता रहा। उसके मन में एक सवाल चमका। इंद्र वही दिख रहा था, हाथ जोड़े, शांत मुस्कान के साथ, जैसे कोई देवता पृथ्वी पर उतर आया हो, हवासा हल्का, अलौकिक। पहले झंग यी को उसकी यही स्टाइल बेहद खटकती थी। उसे लगता था ये आदमी दिखावा करना अपनी आदत समझता है, लेकिन आज उसे देखते हुए वो सब कुछ अजीब तरह से स्वाभाविक लग रहा था। ये कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। डार्क सन फॉरेस्ट में इसके साथ हुआ क्या है? झंग यी के दिल में जिज्ञासा उठी। इस समय इंद्र की आभा बिल्कुल अलग थी, जैसे वो किसी भारी बदलाव से गुजरा हो या जैसे उसकी किस्मत किसी नए मोड़ पर पहुंच गई हो। बाकी लोग भी इंद्र को आते देख डेक पर आ गए और गैंगवे नीचे कर दिया। एम्परर शितिया ने ऊपर देखा, मुस्कुराया और सबको हल्का सा सिर झुकाकर अभिवादन किया। फिर ड्रीमर पर चढ़ गया। इंद्र धीरे धीरे ग्रुप के पास आया। कमर झुकाकर, हाथ जोड़कर
उसने झंग यी को आदर से नमस्कार किया। उसकी आवाज हमेशा की तरह कोमल थी, पर इस बार उसमें कुछ और भी था। कोई अदृश्य शक्ति। केओस, किंग आर्थर, हिज मैजेस्टी सलादीन और मिस्टर मॉर्गन काफी समय बाद मिल रहे हैं। किंग आर्थर ने शालीन मुस्कान दी। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। उसने आसपास देखा, इंद्र के साथ कोई और नहीं था। अब उसे समझ आया कि भरत से आए बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं और गांव चंगकोंग और बाकी दो तो पहले ही डिफेक्ट कर चुके थे, तो वो गिने ही नहीं जाते। इस बात को सोचकर मॉर्गन और बाकियों की आंखों में अजीब सा भाव उभरा। इस लड़ाई में भरत को हुई भारी हानि शायद उनके देश को पूरी तरह बदल देगी, और ये बदलाव उनके लिए फायदेमंद था। झंग यी ने इंद्र को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तो तुम वापस आ गए। लगता है सब कुछ स्मूथ चला। इंद्र की आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। उसकी मुस्कान वही थी, पर उसके भीतर कुछ अनकहा छिपा था। मैं अपनी किस्मत का पीछा करने गया था, उसने शांत स्वर में कहा। झंग यी ने भौं उठाई। किस्मत का पीछा? इन ढोंगियों को क्या हर बात में फिलॉसफी झाड़नी पड़ती है? सीधा इंसान की तरह नहीं बोल सकते? वो एक कदम आगे बढ़ा। डार्क सन फॉरेस्ट में आखिर हुआ क्या था? इंद्र ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी सांस छोड़ी। उसकी आंखें जैसे समय और ब्रह्मांड की सीमाएं पार कर रही थी, जैसे कोई बेहद गहरी पहेली सोच रहा हो। उसने धीरे से सिर उठाया, हाथ अब भी प्रार्थना की मुद्रा में, और बोला, किस्मत एक नदी है। कुछ लोग धारा के विरुद्ध चलते हैं, कुछ उसके साथ। चाहे रास्ता कोई भी हो, वापस लौटने का सवाल ही नहीं होता। मतलब तुमने अपनी किस्मत कबूल कर ली? झंग यी का मुंह टेढ़ा हो गया। उसे पक्का यकीन था, ये आदमी या तो दिखावा कर रहा है या दिखावा करने के रास्ते पर है। ढोंगी लोग ऐसे ही बात करते हैं, तभी लोग इनकी बातों में फंसते हैं। इंद्र फुसफुसाया, किस्मत का चुनाव मजबूरी नहीं, एक निर्णय है। मैंने धारा के साथ चलना चुना है, उस अदृश्य शक्ति का पीछा करने का निर्णय लिया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। झंग यी चुप रहा। एक अजीब सी भावना उसके भीतर उठी। वो इंद्र में एक भारी बदलाव महसूस कर सकता था, जैसे उसने किसी दिव्य स्तर की परत छोड़कर किसी और गहरे रियल में प्रवेश किया हो। शायद डार्क सन फॉरेस्ट में उसे कोई असाधारण अनुभव मिला हो, कोई ऐसा पल जिसने उसे बदल दिया। झंग यी ने आखिर पूछा, तो तुम आखिर जा किसके पीछे रहे हो? इंद्र ने उसकी ओर देखा, धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं किस्मत का पीछा कर रहा हूं। वो अंतिम सत्य जिसे कोई और नहीं समझता। हर जीव को आखिरकार किस्मत के न्याय का सामना करना पड़ता है, और हम उसे पकड़ पाते हैं या नहीं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये इंसानी सोच नहीं थी, ये किसी ऐसे अस्तित्व के शब्द थे जो मनुष्य की समझ से परे हो। क्या किस्मत सच में किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में है, जैसा इंद्र कह रहा था? झंग यी पूरा नहीं समझ पाया, पर बात सुनने में बड़ी भारी लगी। खैर, वो इंद्र से ज्यादा घनिष्ठ था भी नहीं, और इतना दिमाग लगाने का उसका मन भी नहीं था। उसने कहा, ठीक है, वापस आ गए, अच्छा है। चलो कुछ खा लो, चाय पी लो, थोड़ा आराम कर लो। देखते हैं कोई और वापस आता है या नहीं। परसों अर्थ के लिए निकलेंगे। ये सुनकर इंद्र पहली बार थोड़ा हक्का बक्का लगा। अर्थ वापस? मून का मसला हल हो गया? झंग यी ने बेपरवाही से कहा। और नहीं तो क्या? क्या तुम्हें लगा हम यहां टूरिज्म के लिए आए हैं? इंद्र की आंखें फैल गई। उसका सारा शांत सा, दैवीय सा भाव एक पल में टूट गया। अध्याय 2439 धरती पर वापसी 3। इंद्र को लगा कि उसने भाग्य की किस्मत की धारा देख ली है, और यहां एक बहुत ही अद्भुत सामना किया है। मैं तो मूल रूप से वापस आकर अपनी महान शक्ति से झंग यी और बाकियों की मदद करके धरती को बचाने की योजना बना रहा था, लेकिन तुमने उसे बताया कि सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। उसने तो अभी दिखावा करना भी शुरू नहीं किया था। इंद्र की आमतौर पर हल्की मुस्कान में एक दरार उभर आई।
उसने शिकायत करने की इच्छा को दबाया और अकड़कर सिर हिलाया। हाँ, अच्छा है कि सब हल हो गया। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी नजरें तेज हो गई। क्या तुम में से किसी ने गाओ चांगकोंग को देखा है? वो झांग यी को घूरने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक झिलमिलाई। गाओ चांगकोंग ने जब उस पर हमला किया था तो कहा था कि यह सब झांग यी के निर्देश पर था। बोर्नियो राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक होने के नाते झांग यी के पास ऐसा करने के कारण भी थे। झांग यी के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। वो तुमसे टकराने से डर रहा था, इसलिए पहले ही फिसल कर निकल गया। यहां झांग यी के होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान उभर आई। तुम दिन रात उससे बचते रहे, लेकिन आखिरकार रोक नहीं पाए। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम दोनों बच कैसे गए? मैंने तो सोचा था कम से कम एक पक्ष तो खत्म हो ही जाएगा। इंद्र ने ठंडी सांस भरी। मैं तो भाग्य द्वारा चुना हुआ हूं, मुझे इतनी आसानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो गई। मैं उस आदमी को अपने हाथों से जरूर मारूंगा। वो यहां झांग यी से बहस नहीं करना चाहता था। गाओ चांगकोंग की बात ने उसके दिल में एक कांटा गाड़ दिया था। वो निश्चित नहीं था कि झांग यी ने ही उसे उकसाया था या नहीं, लेकिन उसके मन में कुछ संदेह जरूर था। हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे थे। वो यहां झांग यी से दुश्मनी मोल लेने की मूर्खता नहीं करेगा। झांग यी का संकेत मिलते ही डार्क सन फॉरेस्ट में मौजूद बहुत से लोग अपने घर लौटने की तैयारी करने लगे। आखिरकार इस पूरे अभियान में झांग यी को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना गया था, कुछ गिने चुने अतिआत्म विश्वासी लोगों को छोड़कर। इसलिए झांग यी का संकेत मिलते ही सबने समझा कि अब उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। संकेत वाले तीरों को देखते हुए फ्रेमोंट की पैंथियन सेना ने डार्क सन फॉरेस्ट से बाहर निकलने की यात्रा शुरू कर दी। फ्रेमोंट की टीम की अगुवाई स्वाभाविक रूप से सर्दियों की देवी मोराना कर रही थी। वो बर्फीली नीली कवच पहने थी। उनके कदम स्थिर थे और चेहरा हमेशा की तरह ठंडा। मोराना के पीछे फ्रेमोंट के कई जनरल चल रहे थे। बिजली के देवता पेरेन, आग के देवता दार्जिबोर्ग और चंद्र देवता जुस्सरबर्ग। वे सब बेहद थके हुए दिख रहे थे। शरीर पर घाव, सांसें तेज, लेकिन आंखों में अब भी प्रचंड लड़ाई की ज्वाला जल रही थी। दार्जिबोर्ग की अग्निसी लाल आंखें इधर उधर घूम रही थी, जबकि जुस्सरबर्ग ने हैरानी से मोराना की ओर देखा। हम तो डार्क सन फॉरेस्ट में मुश्किल से 2 दिन ही रहे हैं, इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं? मोराना ने दूर क्षितिज की ओर नजर डाली। उसकी आंखों में विचारशील चमक थी। उसने जुथरबर्ग की ओर देखा, पर उसका चेहरा अब भी ठंडा था। शायद हुआक्सू राज्य की टीम किसी खतरे में पड़ गई है, या शायद उन्हें कोई नया खोज मिली है। सहयोगी होने के नाते हम सम्मान और हानि दोनों साझा करते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार यही तो शक्तिशाली का कर्तव्य है। दारीबर्ग बड़बड़ाया, हमने अभी सभी दुश्मनों को साफ नहीं किया, नहीं डार्क सन फॉरेस्ट के केंद्र में पहुंचे और न ही स्पार्क पाया। अब वापस लौटना है तो हमारा मिशन, और हम ये चंद्रवासियों को कैसे समझाएंगे? हमें चाहे जो भी हो, इससे निकलना ही होगा। जुस्सरबर्ग ने शांत स्वर में कहा, कैओस ऐसा जीव है जिसे खतरे का एहसास नहीं होता। जब वो मदद का संकेत भेजता है तो इसका मतलब है स्थिति अत्यंत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर हम एक पल भी देर कर दें तो वे पूरी तरह नष्ट हो सकते हैं। पेरेन ने सिर हिलाया। फ्रेमोंट के लोग कभी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते। जब पैंथियन के नंबर 1 और नंबर 2 ने बात कह दी तो दार्जबर्ग और जुस्सरबर्ग को अपनी राय पीनी पड़ी। आखिरकार सब कुछ बचाना तो हमें ही है। दारीबर्ग के होठों पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। दारबोर्ग आगलाल कवच पहने और विशाल अग्नियुक्त युद्ध कुल्हाड़ी थामे, हर कदम के साथ गड़गड़ाहट सी शक्ति पैदा करता, मानो हवा तक कांपती हो। जुस्सरबर्ग उसके बगल में खड़ा था, अर्ध चंद्राकार तलवार पकड़े, चेहरा गंभीर। बिल्कुल,
मुझे नहीं पता कितने लोग अब भी जीवित हैं। ये डार्क सन फॉरेस्ट अत्यंत खतरनाक है। हर कोई हमारी तरह नहीं है जिनमें मानसिक प्रदूषण से भ्रष्ट हुए प्राणियों को मारने की शक्ति हो। उन्हें गर्व करने का पूरा कारण था, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने मिलकर 45,000 सुपर पावर इंडेक्स वाले एक मानसिक प्रदूषक को मार गिराया था। इससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। दोनों मोराना के पीछे पीछे चले, जबकि उनके पीछे योद्धा चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, शरीर घावों से भरा, पर आंखों में जरा भी डर नहीं, बल्कि उत्साह की चमक। आखिरकार वे डार्क सन फॉरेस्ट से बाहर निकल आए और बाहर खड़े ड्रीमर जहाज को देखा। अपेक्षित युद्ध दृश्य की अनुपस्थिति ने मोराना और दूसरों को कुछ उलझन में डाल दिया। फिर भी वे आगे बढ़े और झांगी द्वारा नीचे उतारे गए गैंगप्लैंक से होकर जहाज पर चढ़ाए गए। यहां बहुत से लोग पहले से इकट्ठे थे, किंग आर्थर, सलादीन और मॉर्गन भी। मोराना ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली, चेहरा असंतुष्ट, क्योंकि झांगी और बाकी लोग बहुत आराम से दिख रहे थे, जैसे उन्हें कोई बड़ा संकट झेलना ही नहीं पड़ा। पेरेन मुस्कुराकर आगे आए और झांगी की बाह पर हल्की थपकी दी। भाई, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। मुझे सच में चिंता थी कि अलग होने के बाद तुम दोनों किसी मुसीबत में न फंस जाओ। झांगी ने कंधा उचकाया। सब ठीक है, सब ठीक है। मैं हमेशा अपनी जान की कीमत जानता हूं, तो मैं आसानी से मुसीबत में पड़ने वालों में से नहीं हूं। मोराना ने अचानक ठंडे स्वर में कहा। इतनी जल्दी क्यों बुलाया हमें? उसकी बर्फीली नीली आंखें झांगी को घूर रही थी, जैसे बिना संतोषजनक जवाब के वो उसे छोड़ने वाली नहीं। सब जानते हैं कि सर्दियों की देवी मोराना अपने मिशनों को बेहद गंभीरता से लेती है। वो डार्क सन फॉरेस्ट में आगे जाना छोड़कर यहां आई थी। झांगी एक पल को रुका और वहां मौजूद लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में दबा हुआ मनोरंजन झलक रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्रेमोंट के लोग अनजान थे कि उनका चंद्र अभियान समाप्त हो चुका था। सिर्फ 2 दिनों में झांगी ने सब कुछ हल कर दिया था। ज्वाला के पुनर्प्रज्वलन से रजत सिंहासन पर रानी की शक्ति बढ़ गई थी, और सामाइल की मुहर तुरंत नहीं बदलेगी। चंद्रमा के टुकड़े स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे नीचे डूबेंगे। धरती की ओर गिरने का खतरा अब नहीं रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसी कारण मैंने तुम सबको वापस बुलाया है। झांगी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, समझ गए। जरूर तुम्हें कोई मुश्किल समस्या मिली होगी, इसलिए हमें मदद के लिए बुलाना पड़ा, है ना? दार्सबर्ग की आवाज में गर्व से भरी हंसी थी। वो स्वाभाविक आत्मविश्वास झलक रहा था। जो भी हो, हम सहयोगी हैं और हम मदद जरूर करेंगे। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।